भारत का भूगोल कर रहे थे हम। ठीक है, आज का टॉपिक है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ओसोवोग, OSOWOG एब्रीवेट पूछ सकता है। ओसोवोग का किसका एब्रीवेट है? आपने बोलना वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। नवंबर 2021 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, अब नहीं है बोरिस जॉनसन वहां के प्रधानमंत्री, ठीक है, इस समय कौन है? ऋषि सुनक। ठीक है, बोरिस जॉनसन ने संयुक्त रूप से वैश्विक अंतर संबंध सौर ऊर्जा ग्रिड का पहला अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क ग्रीन ग्रिड पहल वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की शुरुआत की। इस पहल की शुरुआत ग्लासगो में आयोजित जलवायु शिखर सम्मेलन COP 26 कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज, कोप की फुल फॉर्म पूछी हुई है। कोप मतलब क्या होता है? कोप कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज 31 अक्टूबर से 12 नवंबर 2021 के दौरान की गई। इस योजना से जुड़े प्रमुख तथ्य अधोलिखित हैं यथा: इस परियोजना के अंतर्गत क्षेत्रीय एवं रीजनल, क्षेत्रीय मतलब रीजनल एवं अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर विभिन्न ग्रिडों को जोड़कर एक हरित ट्रांसनेशनल बिजली ग्रिड का निर्माण किया जाएगा। सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना ही इंपॉर्टेंट है। इस परियोजना के अंतर्गत क्षेत्रीय यानी रीजनल और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर विभिन्न ग्रिडों को जोड़कर एक हरित ट्रांसनेशनल बिजली ग्रिड का निर्माण किया जाएगा। यह परियोजना सूरज कभी अस्त नहीं होता, सन नेवर सेट के दृष्टिकोण पर आधारित है। आगे, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा तैयार मसौदा योजना के अनुसार महत्वाकांक्षी वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना 140 देशों को एक साझा ग्रिड के माध्यम से जोड़ेगी, जिसका उपयोग सौर ऊर्जा स्थानांतरित करने के लिए किया जाएगा। इस योजना को मुख्य 3 चरणों में लागू किया जाएगा। प्रथम चरण के अंतर्गत भारतीय ग्रिड को मध्य पूर्व दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया के ग्रिड से जोड़कर साझी ग्रिड का विकास किया जाएगा। द्वितीय चरण में प्रथम चरण में विकसित ग्रिड को अफ्रीका की ग्रिड से जोड़ा जाएगा। तृतीय चरण में सभी ग्रिडों को वैश्विक स्तर पर जोड़ा जाएगा। अब ये जो चरण है ना, ये यूपीएससी यहां से पहले पूछ चुकी होगी और अभी भी पूछ सकती है। क्या कर सकती है कि पहले चरण में क्या होगा, द्वितीय चरण में क्या होगा, तृतीय चरण में क्या होगा। द्वितीय चरण में प्रथम चरण में विकसित ग्रिड को अफ्रीका की ग्रिड से जोड़ा जाएगा। क्वेश्चन पूछ सकती है, सिंगल क्वेश्चन पूछ सकती है, अफ्रीका ग्रिड से किस चरण में जोड़ा जाएगा? द्वितीय चरण में जोड़ा जाएगा। तृतीय लास्ट चरण है, तो तब तो आपको पता ही है कि वैश्विक स्तर पर जोड़ा जाएगा, पूरे विश्व को एक ग्रिड बन जाएगा मतलब। ठीक है, ज्ञातव्य है कि इस परियोजना की सर्वप्रथम संकल्पना भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई थी। ये बड़ी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, इस प्रकार की परियोजना की संकल्पना दे रहे हैं। ठीक है, सौर ऊर्जा वार्षिकांक समीक्षा। राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करने के लक्ष्य को 20 गीगावाट से बढ़ाकर 2021-22 तक 100 गीगावाट कर दिया गया है। बहुत बड़ी बात है कि 20 से हम क्या हो गए, 100 गीगावाट हो गए हैं। सोलर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास से जुड़ी योजना की क्षमता 20,000 मेगावाट से बढ़कर 40,000 मेगावाट कर दी गई है। सोलर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास से जुड़ी योजनाओं की क्षमता 20,000 मेगावाट से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? आंसर 40,000 मेगावाट कर दी गई है। 21 राज्यों में कुल मिलाकर 20514 मेगावाट क्षमता के 35 सोलर पार्कों को मंजूरी दी गई है। आंध्र प्रदेश में 1000 मेगावाट क्षमता के कुरनूल सोलर पार्क को पहले ही चालू किया जा चुका है। कुरनूल सोलर पार्क 1000 मेगावाट और इसका परिचालन जारी है। एक ही स्थान पर 1000 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्कों के चालू हो जाने से कुरनूल सोलर पार्क अब दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क के रूप में उभर कर सामने आया है। इसकी फोटो दिखाई थी मैंने आपको, याद होगा आपको। राजस्थान में 650 मेगावाट क्षमता के भादला चरण 2 सोलर पार्क को चालू कर दिया गया है। भादला चरण 2, ठीक है, सोलर पार्क कहाँ है? आंसर राजस्थान में है। मध्य प्रदेश में 250 मेगावाट क्षमता के नीमच मंदसौर सोलर पार्क 500 मेगावाट के चरण 1 को चालू कर दिया गया है। फिर पूछेगा नीमच मंदसौर सोलर पार्क कहाँ है? आंसर मध्य प्रदेश में है। सौर ऊर्जा की दर घटकर 2.44 रुपए प्रति KWH के न्यूनतम स्तर पर आ गई है।
ठीक है। अगला अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि गुरुग्राम में ग्वाल पहाड़ी पर इसका हेडक्वार्टर है। बहुत बड़ी चीज है कि इंटरनेशनल कोई संगठन है और उसका हेडक्वार्टर हमारे देश में है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, 30 नवंबर 2015 पेरिस, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के 21वें सत्र में। मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में, और वो भी ग्वाल पहाड़ी। जगह का नाम क्या होगा? ग्वाल पहाड़ी। ठीक है। उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर ऊर्जा की निर्भरता को कम कर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला। ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है, दोबारा बन सकता है। अब है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता के मामले में भारत का विश्व में अब चौथा स्थान है। पवन ऊर्जा में हम कौन से नंबर पर हैं? 4th नंबर पर है। किस नंबर पे हैं? 4th नंबर पे हैं। इस मामले में विश्व के पहले 3 अग्रणी देश क्रमशः चीन, यूएसए एवं जर्मनी है। चाइना, यूएसए, जर्मनी, हर जगह पे देख रहे होंगे आप। चाइना नंबर 1, यूएसए नंबर 2, है ना। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय अगले पीडीएफ में होगा। ये तो सिंगल फोटो था ना। इसके बाद नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार 30 सितंबर 2022 तक भारत में पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता 41,666.08 41,666.08 मेगावाट थी, जो समस्त नवीकरणीय ऊर्जा का 35.28% है। जितनी भी नवीकरणीय ऊर्जा हमारे देश में उत्पादित होती है उसका कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा का भाग है? आंसर 35.28। और 30 सितंबर 2022 तक, अब तो नया डेटा पढ़ना, हमने 23 का पढ़ना है, लेकिन 2022 तक 41,666 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा हम क्या कर रहे थे? उत्पादित कर रहे थे। ठीक है। बीपी स्टैटिस्टिकल रिव्यू एनर्जी 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में कुल नवीकरणीय विद्युत उत्पादन 3657.2 TWH में पवन ऊर्जा 1861.9 TWH का योगदान 50.9% है, जो कि नवीकरणीय विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के वार्षिक रिपोर्ट 2022-21 के अनुसार 20-21 के अनुसार देश में जमीन के ऊपर क्रमशः 100 मीटर तथा 120 मीटर पर 302.25 तथा 695.50 गीगावाट की कुल पवन ऊर्जा क्षमता है। ठीक है। आगे शीर्ष 5 पवन ऊर्जा संस्थापित क्षमता वाले जो भारत में राज्य हैं, सबसे ज्यादा तमिलनाडु। सबसे ज्यादा कहाँ? पवन ऊर्जा के मामले में नंबर 1 पे तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु नंबर 1, ऐसे करके याद किया जाता है। नंबर 2 गुजरात। सागर तटीय जो क्षेत्र होंगे ना, वहां पर क्या होता है कि हवाएं चलती हैं, इसलिए हमने नंबर 1 पे क्या पढ़ा? तमिलनाडु। ये डेटा अगर याद कर सकते तो ठीक है, बहुत अच्छा है, नहीं तो 9873 लगभग 9,873.9, लगभग 10,000 के आसपास। ठीक है। गुजरात, तीसरे नंबर पे कर्नाटक, चौथे नंबर पे महाराष्ट्र, 5वें नंबर पे राजस्थान। ठीक है। बस आगे शीर्ष 5 पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन करने वाले शीर्ष राष्ट्र, प्रथम पे चीन है, दूसरे पे यूएसए, तीसरे पे जर्मनी, चौथे पे यूके, 5वें नंबर पे भारत। तो भारत तो चौथे स्थान पे आ गया था। 2020 का है। अच्छा, 2020 का आंकड़ा है। ठीक, आगे शीर्ष 5 पवन ऊर्जा संभाव्यता वाले राज्य है। गुजरात में ज्यादा संभावना है भाई, भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई पर और भूमि से 120 मीटर की ऊंचाई पर भी गुजरात नंबर 1 पर है। संभावना मतलब कहाँ संभावनाएं ज्यादा हैं? गुजरात में ज्यादा है। नंबर 2 पे कर्नाटक, नंबर 3 पे महाराष्ट्र, नंबर 4 पे आंध्र प्रदेश, नंबर 5 पे तमिलनाडु। लेकिन तमिलनाडु ने पहले ही कर दिया, संभावना यहां पर है पर तमिलनाडु कर रहा है, इसलिए वो नंबर 1 पर है। ठीक है। आगे शीर्ष 5 पवन ऊर्जा से संस्थापित क्षमता वाले राज्य 2021, प्रथम स्थान पे चीन, दूसरे पे यूएसए, तीसरे पे अब देखो 2021 के हिसाब से भारत चौथे स्थान पर है। जल्दी हम जर्मनी को पीछे करके या किसी को पीछे करके क्या करेंगे? ऊपर आएंगे। ठीक ठाक हमारे यहाँ क्या है? हवा पवन अच्छी है। आगे बायोमास ऊर्जा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, मेंस में क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। बायोमास से आप क्या समझते हैं? शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर का, बड़ा क्वेश्चन आ सकता है 4 नंबर का, 8 नंबर का,
और 16 नंबर तक का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। जैव ऊर्जा ग्रामीण ऊर्जा संकट को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। देश के कुल प्राथमिक ऊर्जा उपयोग का लगभग 32% भाग अभी भी बायोमास से प्राप्त की जाती है और देश की 70% से अधिक जनसंख्या अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इसी पर निर्भर है। यह ऊर्जा का एक स्वच्छ तथा सस्ता स्रोत है जो सफाई और स्वास्थ्य में सुधार करता है, महिलाओं के कामों की निरस्ता कम करता है तथा कृषि के लिए जैविक खाद तैयार करता है। इसे पशुओं के गोबर, मानव मल, रसोई के अपशिष्ट, नगरीय अपशिष्ट तथा फसलों के अवशेष पदार्थों से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है? क्या पढ़ रहे हैं हम? बायोमास। पशुओं के गोबर से, मानव मल से, रसोई के अपशिष्ट से, खाना बचा जो भी, नगरीय अपशिष्ट से, फसलों के अवशिष्ट पदार्थों से। इसीलिए हरियाणा पंजाब के जो किसान हैं उन्हें बोला जा रहा है पराली मत जलाओ, सरकार पैसा देगी, हम खरीदेंगे। क्या करेंगे? हम खरीदेंगे आपकी पराली। तो जिस पराली को वो टेंशन था उनके लिए कि क्या करें, तो आग लगा देते थे। दिल्ली में पोल्यूशन होता था, तो अब क्या होगा कि अब आग नहीं लगेगी, पोल्यूशन नहीं फैलेगा, वो पराली क्या आएगी? काम आएगी। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 1000 मिलियन टन फसल अवशेष तथा 30 से 400 मिलियन टन पशुओं का मल उपलब्ध है। इन पदार्थों से 70,000 मिलियन घन मीटर मीथेन गैस प्राप्त हो सकती है। क्या हो सकती है? कभी आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि धान की जो खेती होती है वहां से कौन सी गैस निकलती है? आंसर मीथेन। कौन सी गैस निकलती है? कीचड़ से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन, है ना। और कहाँ कहाँ होती है मीथेन? जो कोल माइंस होती हैं वहां पे कभी कभी विस्फोट हो जाते हैं, किस कारण होते हैं? आंसर मीथेन। ठीक है। क्या मार्स गैस इसी को बोलते हैं? मार्स मतलब कीचड़, कीचड़, हाँ, मार्स गैस इसलिए बोला जाता क्या? मीथेन। और जो 160 मिलियन टन जलाऊ लकड़ी के समतुल्य है। 160 मिलियन टन, यानी जंगलों की बचत हो रही है, इतना काटना नहीं पड़ रहा है। हालांकि रसोई गैस हम यूज कर रहे हैं, बट कई जगहों पर अभी भी क्या है कि लकड़ी काटी जाती है, इतनी बच जाएगी। अब इससे देश के 50% ग्रामीण घरेलू ईंधन की आवश्यकता पूरी हो सकती है। 50%, सोच रहे हो, घरेलू ईंधन की आवश्यकता पूरी हो सकती है। इसके अतिरिक्त 6 मिलियन टन नाइट्रोजन, 2.5 मिलियन टन फॉस्फेट, 4.5 मिलियन टन पोटेशियम तथा 50 मिलियन टन कंपोस्ट खाद भी प्राप्त होगी। इतने फायदे हैं इसके, इसीलिए सरकार इस तरफ क्या कर रही है? ज्यादा ध्यान दे रही है। बायोगैस के उत्पादन संबंधी तकनीक को प्रशिक्षण देने के लिए भारत में 3 बायोगैस केंद्र कहां पर हैं? नंबर 1 कोयंबटूर, नंबर 2 उदयपुर और नंबर 3 पूसा समस्तीपुर। पूसा, दरअसल आपने सुना होगा एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक इंस्टीट्यूट था पूसा बिहार में, बाद में वो शिफ्ट हुआ कहाँ पर? दिल्ली में। उसके सामने एक होटल मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट खोला, उसको लोगों ने बोला पूसा इंस्टीट्यूट। क्या बोला? पूसा जो जगह है वो बिहार में है, समस्तीपुर बिहार में। तो वहाँ पे देखिए तो जरा, पूसा में एग्रीकल्चर का कौन सा बड़ा केंद्र है, बड़ा इंस्टीट्यूशन है? देखिए जरा जल्दी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन सा इंस्टीट्यूशन है पूसा में? अब दिल्ली में है भाई वो। पूसा में किसकी स्थापना की गई थी? बाद में दिल्ली शिफ्ट हुआ, पूरा लिखिएगा। तब तक मैं आगे बढ़ रहा हूं। भारत में बायोमास से ऊर्जा प्राप्त करने के संयंत्र पंजाब के झालखारी में, दिल्ली के तिमारपुर में, मुंबई तथा पोर्ट ब्लेयर में स्थापित किए गए हैं। देश में कुल 31 दिसंबर 2020 तक 51.65 लाख बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। मिला? हाँ, इकार, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, यही है पक्का? कब की गई थी स्थापना इसकी? बिल्कुल, लॉर्ड कर्जन के समय में। लॉर्ड कर्जन के समय में पूसा समस्तीपुर बिहार में, बाद में शिफ्ट किया गया उसको दिल्ली में। अब दिल्ली में कहां पर है वो? जहां पर है उसके सामने वो जो बोलते हैं ना पूसा होटल मैनेजमेंट, दरअसल होटल मैनेजमेंट का नाम नहीं है पूसा। पूसा इसकी वजह से पूसा बोला जाता है उसको, एचएम को। तो देश में कुल 31 दिसंबर 2020 तक 51.65 लाख बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। बायोगैस से, अब ये देखो भैया, बायोगैस से इथेनॉल और मिथेनॉल जैसे तरल ईंधन भी बनाए जाते हैं जिससे वाहन चलाए जाते हैं।
आपको पता है कि पेट्रोलियम में इथेनॉल मिलाने की सरकार की पॉलिसी है। 10% तक था, फिर उसको बढ़ाने की बात की गई थी 20% तक। और ये ऐसा ईंधन है इथेनॉल जिससे पोल्यूशन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? नहीं होता है। बाकी एस्पिरेंट आपने देखा होगा, जो नई सीरीज, पहले एक पुराना सीजन 2 जो चला है, तो उसमें भी जो डीएम है, जो लड़का डीएम बना था उसमें, वो भी इसी के लिए पूरी लड़ाई होती है इथेनॉल के लिए। यानी जो चीनी उत्पादक, मतलब चीनी मिल वाले जो मालिक हैं उनके साथ, क्योंकि सरकार दबाव बनाती है, इम्प्लीमेंट किसने करना है? डीएम ने करना है। डीएम क्या करता है? चीनी मिल वालों से क्या करता है? समर्थन लेता है कि भाई आप इथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ाओ, ताकि क्या हो, हम अपनी जो फ्यूल पॉलिसी है उसमें क्या करें, इथेनॉल का परसेंटेज बढ़ा सकें। ठीक है ना? चलो, बायोडीजल का रासायनिक नाम मिथाइल एस्टर्स है। बायोडीजल का रासायनिक नाम क्या है? ये वनडे एग्जाम का बड़ा प्रिय प्रश्न है। मिथाइल एस्टर्स है आंसर बायोडीजल। ये पूछेगा बायोडीजल को क्या कहा जाता है ना? तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट पढ़ा होगा आपने, पेंट, हेक्स, हेप्ट पढ़ा है। तो मेथ जो होता है वो पहला हो गया, यानी CH4 है ना, और एथ C2H6। ठीक है? तो मेथ, एथ, प्रॉप में फिर C3 कर दीजिए, ब्यूट में क्या कीजिए, 4 कर दीजिए, है ना? मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट। आगे, बायोडीजल के स्रोत के रूप में रतन जोत, बड़ा इंपॉर्टेंट, जट्रोफा। क्या सरकार की एक योजना ये भी थी कि सबसे ज्यादा जो फालतू जमीन पड़ी है वो रेलवे के पास है, तो रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ जट्रोफा उत्पादन की भी एक योजना आई थी बीच में। अब वो इंप्लीमेंट हुई कि नहीं हुई वो देखना पड़ेगा, लेकिन रतन जोत, जट्रोफा, करंज और पोनगोमिया एवं गन्ने से प्राप्त सीरे पर बल दिया जा रहा है। तो आपने इन चारों को, आपने बोला बायोडीजल किससे प्राप्त किया जाता है? 90% लोगों को पता है, रतन जोत से। उसके अलावा आपने पढ़ना है, करंज से भी प्राप्त किया जाता है, पनगोमिया से भी प्राप्त किया जाता है, गन्ने के सीरे से भी प्राप्त किया जाता है। 30 सितंबर 2022 के अंत तक बायोमास विद्युत एवं गैसीकरण उत्पादन का स्थापित क्षमता कितनी थी? 10205.61 मेगावाट थी। 31 मार्च 2018 तक भारत में कुल विद्युतीकृत गांवों की संख्या 597464 यानी 100% थी। ठीक है? अब है महासागरीय ऊर्जा, ओशनिक एनर्जी। ज्वार समझते हैं, ज्वार भाटा, टाइड रिब, है ना? ज्वर नहीं बोल रहा हूं, ज्वर बुखार होता है। ज्वार समुद्र में चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो पानी ऊपर उछलता नहीं है, ऊपर की तरफ दिखाते हैं डायग्राम में, बट फैलता ऐसे में है। आप यहाँ पे खड़े हैं, ज्वार आ गया, पानी आपके वो पीछे तक पहुंच जाएगा, भाटा आएगा, फिर वो वापस कहाँ? सागर की तरफ। डायग्राम में जब हम दिखाते हैं तो उठते हुए दिखाते हैं, उठता ही है एक तरह से, लेकिन क्या होता है, फैलता है फिर। ठीक है? व्यवहारिक रूप में कैसा दिखेगा आपको? आप एक चट्टान पे बैठे होंगे, समुद्र काफी दूर होगा, तब तक ज्वार आएगा, पानी पूरा घिर जाओगे आप। किसमें? उस टापू पर जिस पर आप बैठे हो, जिस पत्थर पर आप बैठे हो। फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा ज्वार के उतरने का, और कभी कभी अगर बृहत ज्वार आ गया तो हो सकता है आप डूब जाओ। तो सागर तटीय लोगों को पता होता है ज्वार का टाइम, मैंने आपको बताया भी था, 6 घंटे 13 मिनट, 12 घंटे 26 मिनट, 24 घंटे 52 मिनट, है ना? तो ज्वार समुद्री जल तथा लहरें महासागरीय ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। ज्वार के उठने तथा गिरने से संचालित यंत्रों यानी हाइड्रोलिक टर्बाइन्स से विद्युत ऊर्जा उत्पादित की जा सकती है, जिसे ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। ध्यातव्य है कि ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न ज्वार से उच्च ज्वार की ऊंचाई कम से कम 5 मीटर, कितनी? 5 मीटर, 5 मीटर यानी 16 फीट होनी चाहिए। भारत में खंबात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंबात, पता है ना कहां पे है? कहां पे है? गुजरात। हाँ, खंबात की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी, ये कहां पर है? ये भी गुजरात में है ना। कच्छ की खाड़ी तथा पश्चिम बंगाल में सुंदरवन के डेल्टाई क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा के लिए उपयुक्त स्थल हैं, जिनका विभव 1000 मेगावाट है। कितना है? 1000 मेगावाट। समुद्र का जल महासागर तापीय ऊर्जा रूपांतरण अर्थात ओटेक, ये नया कंसेप्ट, नया नहीं है वैसे तो पुराना हो गया, बट इस तरह के क्वेश्चन बनने लगे। ओटेक की फुल फॉर्म पूछेगा, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन,
समुद्र के ऊपर के जल का तापमान ज्यादा होता है क्योंकि सनरेज पड़ती हैं, इंसोलेशन की वजह से गर्म होता है। नीचे का टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। इन डिफरेंस से क्या कर सकते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं टेम्परेचर डिफरेंस से। तो ओटेक बोला जाता है उसे, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। ओटेक का अक्षय ऊर्जा स्रोत है। ओटेक में समुद्र की ऊपरी सतह से 1000 मीटर की गहराई तक से ऊर्जा अवशोषित किया जाता है। भारत जैसे उष्णकटिबंधीय देश में जहां समुद्री तापमान 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, ओटेक से ऊर्जा उत्पादन की व्यापक संभावना है। लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह ओटेक ऊर्जा के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र है। ध्यातव्य, ये याद करना है, यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। ध्यातव्य है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्यरत चेन्नई स्थित, ये याद करना है आपने, राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT, राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओशियनिक टेक्नोलॉजी, ठीक है, द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती में समुद्रीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण संयंत्र ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट ओटेक स्थापित किया जा रहा है। समुद्री जल में पवन प्रवाह के कारण लहरें उत्पन्न होती हैं। इससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए एक पक्का चैम्बर तैयार किया जाता है जिसे टरबाइन लगा रहता है। दोलायमान जल स्तंभ यानी ऑसिलेटिंग वाटर कॉलम, ऊपर नीचे होता रहता है, ऑसिलेटिंग वाटर कॉलम OWC से टरबाइन द्वारा विद्युत उत्पादित की जाती है। भारत के में तटरेखा के सारे कुल 40,000 मेगावाट लहर विद्युत उत्पादन करने की संभावना है। बहुत ज्यादा है, 2400 मेगावाट का टीरी डैम है, ये 40,000 की बात कर रहा है। कितना? भारत का प्रथम समुद्र तरंग विद्युत संयंत्र विजिंगम में लगाया गया, इसको हाईलाइट कर दीजिए, क्वेश्चन बन चुका है यूपीएससी का, दोबारा बन सकता है। निकोबार द्वीप समूह में मूस पॉइंट भी समुद्री तरंग ऊर्जा की अच्छी संभावना है। कौन सा पॉइंट? मूस पॉइंट। कहां पर? मुझे नहीं लगता कि ये आगे बढ़ेगा, ये 2.2% रह गई, ठीक है। वैश्विक पवन रिपोर्ट 2022, अप्रैल 2022 में वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद द्वारा वैश्विक पवन रिपोर्ट 2022 जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में वैश्विक स्तर पर लगभग 93.6 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई है, जिसमें सर्वाधिक भागीदारी क्रमशः चीन 50.91%, अमेरिका 13.58% और ब्राजील 4.06% की रही है। ज्ञातव्य है कि वर्तमान में विश्व में पवन ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता 837 गीगावाट है, जिसमें सर्वाधिक हिस्सेदारी क्रमशः चीन अमेरिका की है, ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2021 में कुल 1.4 गीगावाट पवन ऊर्जा की स्थापना की गई, जबकि वर्ष 2020 में 1.1 गीगावाट पवन ऊर्जा स्थापित की गई है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार भारत पवन ऊर्जा का स्थापित क्षमता में विश्व में, फिर याद करना, चौथे स्थान पर, पवन ऊर्जा में चौथे स्थान पर। भाई इतना ही कीजिए।